हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को ईद मुबारक। और वही सब ईद मुबारक के लिए भी और अपडेट देने के लिए भी जनाब का व्लॉग भी आ गया था कल। तो वैसे तो जनाब ने स्टोरी लगाकर मैडम के बारे में अपडेट दे दी थी, तो उससे उसके जो शब्द थे उससे काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लग रहा था और समझ भी आ गया था कि मैडम जो है अब वो बहुत ज़्यादा ठीक है और जो चीज़ें थी, जो प्रॉब्लम थी, उनसे उनको छुटकारा मिल चुका है। और अब तो बस रह गया है कि भाई जो ऑपरेशन हो रहा है उसका किस तरह से, उनको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये ओपन सर्जरी हुई होगी, इसीलिए जो है इतना टाइम भी लगा। लेकिन जनाब ने कुछ चीज़ें और भी बोली हैं, वो क्या है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब ने शुरुआत की है विंडो से बाहर दिखाते हुए, बाहर का नज़ारा दिखाते हुए, और उसके बाद शुरुआत की है कि आगे सामने पानी रखा है और आई थिंक एक बॉक्स में खजूर रखे हुए हैं और दुआ करते हुए, क्योंकि जनाब रोजा खोल रहे हैं। बराबर में कोई बैठे हैं, कौन बैठा है? शायद धर्मदादा होंगे, क्योंकि जिस तरह के कपड़े दिखाई दे रहे हैं उससे तो ऐसे लग रहा है कि धर्मदादा है। लेकिन एक सिंगल इतना सा कैमरा मूव नहीं हुआ है कि पता चल जाए कि बराबर में एक्चुअली कौन बैठा हुआ है, क्योंकि सामने से कोई तो शूट कर रहा होगा। जब दो लोग अगर बैठे हुए हैं और अगर धर्मदादा शूट नहीं कर रहे हैं और वहां पर बैठे हैं, तो डेफिनेटली किसी तीसरे पर्सन ने ये शूट किया होगा। तो पूरी तरह से प्रॉपर जो है खजूर से रोजा खोलते हुए ये भी दिखा दिया है कि हाँ भाई आज रोजा था और वो रोज़ा खोल लिया गया है। जबकि ज़्यादा अगर देखते ना तो एक्चुअली इस वाले पोर्शन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ज़रूरत थी सिर्फ और सिर्फ लोगों को इनकी अपडेट देने की, जो इन्होंने दी और अच्छी तरीके से दी। 7 मिनट 34 सेकंड का व्लॉग था, लेकिन अगर उसमें ये क्लिपिंग हटा दी जाती 10 सेकंड की तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, ना दिखाते कि भाई रोज़ा है। लेकिन दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एक अंदर से व्लॉगर भी सामने आ जाता है। बच्चों की आवाज़ आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रूहान की आवाज़ है, क्योंकि वो जो साफ बोला जा रहा है। तो वो बताते हैं कि आज रोज़ा था अरफा का, और दिन देखो माशाल्लाह कितना अच्छा दिन है कि आज ही के ही दिन जो है मैडम जो है वो ICU से बाहर आ गई हैं, तो वो अपने रूम में आई है। ये बातें उन्होंने बताते बताते रोज़ा खोलते खोलते ही इतनी बातें बताई हैं, और उसके बाद कट लगकर अगला सीन जो है वो उन्होंने बैठकर डिटेल में सारी बातें बताई हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी कोई भी चीज़, जैसी भी चीज़ें चल रही हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो इतना सा पोर्शन एक व्लॉगर के अंदर वाली जो चीज़ें हैं ना वो आ ही गई, वही जैसे चालू हमेशा करती है, वो तो भाई मस्त है, एकदम मस्त है। उस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? अब उसके लिए मैं एक चीज़ और अब आपके साथ शेयर करूँगी कि ना फ़नी ने और ना ही चालू ने अब तक भी, यानी कि 1:30 बजे तक भी ईद की मुबारकबाद का कोई भी कैप्शन नहीं लगाया है। उसमें क्या बुराई है? अब तो भाभी ठीक हैं, भाभी का कल व्लॉग भी आ गया है, सॉरी भाई का व्लॉग आ गया है। उन्होंने सारी डिटेल बता दी है, अपडेट दे दी है कि भाई वो जो है एक्चुअली अभी हम यहाँ हॉस्पिटल में ही हैं और इसलिए ईद के लिए हम घर नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो ठीक है और अब अच्छे तरीके से जो प्रॉब्लम था, जो डर था, वो ख़त्म हो गया है, सब कुछ अच्छे से ठीक हो गया है। उसके बाद भी अपने उस ऑडियंस को, जो 99% ऑडियंस इनकी मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, उनको इन्होंने ईद मुबारकबाद नहीं दी, ईद का कोई कैप्शन नहीं लगाया, कोई स्टोरी नहीं लगाई, ना फ़नी ना। जबकि अभी कुछ घंटे पहले तो फ़नी ने कुछ स्टोरी लगाई है किसी जो है मौलवी का, शायद किसी बयान का, लेकिन ईद का नहीं लगाया। तो भाई चक्कर क्या है कि चालू अंदर से परेशान है या चालू के साथ भी अभी कुछ कुछ तो गड़बड़ चल रही है? क्योंकि ईद मुबारकबाद कह देना हमें, और वो भी इस टाइम में कि जब भाभी अब अच्छे से ठीक होकर अपने रूम में शिफ्ट कर गई हैं, तो ईद मुबारकबाद कहने में तो कोई बुराई नहीं है। भाई ने भी तो आकर कहा है ना आप सबको ईद मुबारक हो, और जिनके यहाँ पे आज जो है वहाँ पे मनाई जा रही है वहाँ पर भी उन लोगों को भी सबको ईद मुबारक हो। क्यों? क्योंकि कल आपको सबको पता है एक दिन पहले सऊदी में ईद होती है और अगले दिन इंडिया में ईद होती है, तो अगले दिन इंडिया वालों के लिए भी ईद मुबारकबाद बोल दिया है, और जिस दिन सऊदी में ईद थी उसी दिन व्लॉग आया तो उनको भी बोल दिया, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं थी। वो भी जब ये पता चल गया है, और वैसे भी दिख रहा था चालू की हरकतों की वजह से कि भाई चालू को कितनी ही प्रॉब्लम है, कितनी ही दुख है, कितना ही तकलीफ है, उसकी मुस्कुराहट बता रही थी। वहीं अगर बात की जाए तो वाकई में जनाब को तकलीफ भी था, दुख भी था, टेंशन भी थी, और उनके चलते उनके फेस से दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि जो आदमी इंसान जो जैसा होता है ना, जो एक्सप्रेशन शेयर करता है, वो इतने अच्छे भी एक्टर नहीं है कि वही वो छुपा पाएंगे चालू की तरह से। लेकिन जो है सो है। मैंने आपको बताया कि फेस ना केवल डल हो गया है,
मुझे लग रहा है कि वेट भी इन्होंने शायद लूज किया है थोड़ा सा, क्योंकि फेस एकदम से पिचक गया है और डल हो गया है। हाँ, अगर वही बात की जाए हीरोगिरी की, तो नीचे के बटन खोले हुए हैं, 2-2 बटन शर्ट की। क्या जरूरत है भाई नीचे के 2-2 बटन खोलने के। और एक चीज और नोटिस करना, इन ये जब जब कभी ये जो अल्लाह का लॉकेट पहनते हैं ना, जो इनके गले में अल्लाह का लॉकेट पड़ा है, ये जब इनको टशनबाजी दिखानी होती है ना, ये तब पहनते हैं, क्योंकि ये परमानेंट नहीं पहन के रखते इसको। गौर फरमाना, इनके पुराने व्लॉगों से इनकी हिस्ट्री है। तो शर्ट में एक होता है कॉलर बटन, उसके बाद सेकंड बटन, उसके बाद थर्ड बटन। तो ये देखा जाए तो कॉलर बटन तो कोई नहीं लगाता, क्योंकि देवानंद थोड़ी ना है भाई जो कॉलर का बटन भी लगाएंगे। लेकिन 2 बटन खोल के पूरा सीना दिखा रहे हैं भाई, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो वो अपडेट दे रहे हैं फेस से लग रहा है कि पिछले दिनों उन्होंने बहुत जो टाइम है वो बहुत टाइम टेंशन से, बहुत ही मुसीबत से निकाला है। डर डर कर, दुआ कर करके, ब्लेसिंग सबकी मांग मांग के, सब तरह से इस तरह से निकाला है, जो कि एक आम इंसान जो होता है ना, वो ऐसे ही डरता है, ऐसे ही सब कुछ करता है। तो वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि एक्ट्रेस की तरह से इन्होंने ये सब कुछ बिहेव करा है या सेलिब्रिटी की तरह से बिहेव करा है। वाकई में वहाँ पे एक डरे हुए हस्बैंड, एक डरे हुए बाप, एक डरा हुआ जो है इंसान दिखाई दिया, और जो कि हर एक इंसान पर लाजिम है। वो कोई फिर ये नहीं सोचता कि वो कितना बड़ा आदमी है या कितना पैसे वाला है या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि डर सबको लगता है। और जो इनको दिखाई भी दे रहा है इनके फेस से कि इन्होंने वाकई में जो कुछ दिन बीते हैं वो बहुत ही परेशानी से बीते हैं, इनकी टेंशन से बीते हैं। तो आज रोज़ा था और कल ईद है यहाँ पर। तो इसी टाइम पर इन्होंने जो ईद मना रहे हैं, ईद उल अदा, उनको सबको ईद मुबारक हो। और जो कल मनाएंगे, यानी कि जो हमारे इंडिया में कल मनाई जाएगी, तो उनको भी ईद मुबारक हो। और 3 से 4 बार अल्हम्दुलिल्लाह बोल कर उन्होंने कहा है कि आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जो है मैडम यहाँ पर अपने रूम में शिफ्ट हो गई है। यानी कि 3 दिन वो आईसीयू में थी ऑपरेशन के बाद, आज रूम में है साथ में। वही वो बताते हैं कि बस अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें जो हैं वो अब ठीक है। 3 दिन थी वो आईसीयू में। और वही वो आगे बताते हैं कि दिन पर दिन उनकी कंडीशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होती जा रही है। क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, आपको पूरी केयर होती है हॉस्पिटल में, तो धीरे धीरे करके ये रिकवरी जो है वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है। क्योंकि जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि भाई आपकी लेप्रोस्कोपी से हो या ओपन सर्जरी हो, वो धीरे धीरे करके जो है ना काफी हद तक जो है ना वो वहीं हो जाती है। और डॉक्टर जो है ना अब आपको पहले जैसे नहीं रहा कि भाई डरना है किसी चीज़ से, ये करना है। वो क्या करते हैं, 2nd to 3rd डे, अगर जैसे किसी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो 2nd to 3rd डे ही वो ये बोलते हैं कि आप उठो, खुद से अपने वॉशरूम जाओ और घूमो फिरो, थोड़ा सा वॉक करो। क्योंकि ये आप सभी डॉक्टर का हो या किसी भी टाइप की सर्जरी हो ना, उसमें ये बोलना लाजिम है कि आपके जो है ना ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी या फिर वॉट एवर जो भी कुछ होगा। मुझे तो यही बोला था कि खून के थक्के जो है वो जम जाएंगे अगर आप बॉडी को मोबिलाइज नहीं करोगे, चलोगे फिरोगे नहीं, यानी कि मूवमेंट में नहीं रखोगे। तो इसलिए चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही हॉस्पिटल में ही घूमती थी, जो थोड़ी सी उनकी लंबी सी लॉबी थी, तो चला नहीं जाता था। इवन साइड में मेरे पाइप लगा हुआ था, वो जो है गंदा ब्लड उसमें से निकल रहा था साइड में, जो कि वो लगा कर रखते हैं क्योंकि लेप्रोस्कोपी से होता है। सो लेप्रोस्कोपी में क्या होता है कि वो उसको जो भी चीज़ें हैं वो तो आपने अंदर डाल दिया, कैमरा डाल दिया, उससे आपने अंदर का काम कर दिया, लेकिन वहाँ से जो भी वो जो वेस्ट होता है वो वेस्ट निकलने के लिए इस तरह का एक पाइप लगाया जाता है। आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा क्योंकि मैंने वीडियो कल ही अपलोड की है अपनी हॉस्पिटल वाली। सो वो मुझे उसी दिन निकाला था जिस दिन मैं डिस्चार्ज होकर गया, यानी कि 3rd डे उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दिया था, तो 3rd डे ही उन्होंने मुझे वो निकाल कर दिया था। और उसके बाद उसमें जो है थोड़ा सा बैंडेज वगैरह कर दी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि चलो फिरो, तो वही जनाब ने भी बताया है कि जो है डीपी अब जो है चल फिर रही है और उसको सही लग रहा है। क्योंकि वो ये कहते हैं अगर ज़्यादा तकलीफ है तो आप जो है थोड़ा चलो, धीरे से चलो, लेकिन एकदम से तेज मत चलो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन चलना ज़रूरी है। ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन होना पूरी बॉडी का ज़रूरी है जब आप मूवमेंट करते हैं, जब आप चलते फिरते हैं। तो वही वो बता रहे हैं कि डे बाय डे वो अच्छी होती गई और अच्छी होती गई और अच्छी होती गई। तो जब डॉक्टर ने इस चीज़ के लिए तसल्ली कर ली है कि अब ये बहुत बेहतर हैं, और इसलिए आईसीयू से निकालकर उनको उनके रूम में शिफ्ट करा दिया है। तो वो बताते हैं कि शाम के टाइम उनको यहाँ पे रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो आई थिंक 3 से 4 दिन अभी हमें यहाँ पर और रुकना पड़ेगा। कल ईद है, तो ईद के लिए यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि ईद के लिए मैं घर नहीं जा पाऊंगा। तो भाई ईद के लिए आप घर क्यों नहीं जा पाएंगे? माशाल्लाह से इतना बड़ा घर है आपका, कुनबा है, इतनी बड़ी फैमिली है। क्या फैमिली का यही काम होता है कि एक बंदा 6-7 दिन से हॉस्पिटल में अकेला, बीमार, टेंशन परेशानी में, सब चीज़ में गुजर रहा है, एक एक पल उसका जो है टेंशन में गुजर रहा है, और घर वाले सपोर्ट ना करें, घर वाले बारी बारी आकर 2-4 घंटे भी वहाँ पर नहीं रुक सकते। अब तो
तो मैडम ठीक है, आपके हिसाब से चल फिर रही हैं, काफ़ी रिकवरी कर ली है, कुछ और हो जाएगी कुछ दिन में, तो आप जो है घंटे 2 घंटे के लिए घर चले जाएं, नहा ले धो ले, रेस्ट कर ले, या फिर ईद ईद है भाई तो जाना ही भी चाहिए। आप तो अल्लाह की तरफ से आपको इतना बड़ा तोहफा मिल गया है, मैडम ठीक है, और मैडम को जो है बीमारी से इन सब चीज़ों से तो अल्लाह ताला ने जो है बाहर निकाल दिया है। बहुत बड़ा है अल्लाह, बहुत बड़ा। और ये भी बात है कि इतने सारे लोगों से आपने दुआओं की दरख्वास्त की, न जाने कौन अल्लाह का प्यारा बंदा होगा जिनमें से इतने सारे लोगों में से किसकी ऐसी दुआ होगी जिसने दुआ इनके लिए की तो सब नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला पता नहीं कुछ कुछ अपने प्यारे लोगों की जल्दी सुन लेता है और इनको जो है इन सारी चीज़ों से निजात मिली। तो इसीलिए तो कहते हैं कि कभी भी कोसो मत किसी को, और ना ही किसी को ये कहो कि तले जाओगे, तुम्हारा तो ये है तुम्हारा तो वो। और ख़ास तौर से औरतों को तो भाई उन्होंने बहुत ही कोसा पीटा है। वो लोग जो ऐसी ही इनकी छोटी बड़ी चीज़ों को इनको टाइम टू टाइम सचेत करते रहे हैं, बताते रहे हैं कि गलत तरीका है, गलत तरीका खा रहे हो, गलत चीज़ें हैं, गलत लाइफस्टाइल जी रहे हो। इसमें तो कोई बुराई नहीं है यार, ये तो अपने लोग भी कह देते हैं कि भाई ये मत करो। और आपके जो वाकई में जो आपको चाहेंगे ना या चाहने वाले होंगे वो वाकई में बताएंगे। और जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता उसकी बला से फिर अब जैसे चालू है अब चालू कुछ भी करे अपनी ज़िंदगी में, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलते हैं, लेकिन हम उसके लिए जो ना वो नहीं होते, टेंशन में नहीं आते कि हाँ नहीं नहीं उसको कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मानना नहीं है भाई, उसको उल्टा ही करना है। तो भाई तुम्हें उल्टा करना है तो तुम अपने हिसाब से करो। जब उसके खुद के शोहर को इसकी फिक्र नहीं है तो बाकी लोगों को तो क्या ही फिक्र होगी। उसको खुद को ना अपनी खुद की फिक्र है ना किसी और की फिक्र है। तो वैसे ही उसको पति मिला है, उसको उसकी फिक्र नहीं है। आपने देख ही लिया था कि नहीं कोई बात नहीं, तुझे डॉक्टर ने मना करा, चल तो चल आज खा ले कल से छोड़ दियो, आज खा ले कल से छोड़ दियो। वो एक ऐसा बंदा है कि ना केवल वो खुद रुकता है किसी भी चीज़ से, ना चालू को रोकता है। तो वहीं वो बताते हैं कि 4 से 5 दिन वो अभी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि सर्जरी जो है वो बहुत मेजर है, तो इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अच्छी बात है भाई, देखो आप लोग सक्षम हो, आप लोग खर्चा उठा सकते हो, अच्छे से अच्छा जो है होटल में रहकर भी आप जो है आपने अपने पेरेंट्स की, अपने पापा के लिए भी सब कुछ किया है। अच्छे से अच्छे होटल में रहकर आपने अपने बेबी के लिए, जब वो NICU में था, वो अफोर्ड किया है। तो यहाँ पर भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के रूम हैं या स्वीट हैं जो भी हैं वो आप अफोर्ड कर सकते हो और बड़े आराम से यहाँ पर रह सकते हो। तो वही वाली बात है ना, जब आप अफोर्ड कर सकते हो तो 3-4 दिन क्या, आप 10 दिन भी आराम से रह सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ अब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है या बहुत हद तक सुधर गया है, तब आप डिस्चार्ज लेकर घर जा सकते हो, जब तक आपके मन को पूरी तसल्ली ना हो। ये तो उन लोगों के लिए होता है ना जो वाकई में अपने हॉस्पिटल का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उनको तो डॉक्टर ही ऑलरेडी कह देते हैं कि भाई जाओ आप अपने घर जाओ, क्योंकि वो भी अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन बंदा कितना अफोर्ड कर सकता है। वही वो आगे बताते हैं कि 14 आवर्स 14 घंटे वो OT में थी। वो बहुत मुश्किल एक वक्त था, जब चेहरे पे जो वो जिस तरह से बता रहे थे ना, एक हल्का सा आपको चेहरे पे स्माइल जरूर दिखाई दे रही होगी, लेकिन आंखों से साफ समझ में आ रहा था कि उस दौरान उन पर बीत क्या रहा था। तो कहते हैं कि लाइक हम सब, और फिर वहां पे कट लगाया, मे भी शायद वो कुछ और बोलना चाहते हो लेकिन नहीं बोल पाए हो। तो कहते हैं हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि शाम तक भी हो सकती है और ये ऑपरेशन लंबा चलने वाला है। लेकिन वहीं वो बताते हैं कि जब रात के 8 सवा 8 बज गए, तब इनको इस बात के लिए थोड़ी टेंशन होने लगी कि बहुत लंबा जो है ये ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक भी कोई खबर बाहर नहीं आई है। 8 सवा 8 बजे वो वहाँ पर OT में छोड़ कर आए थे और 11:30 बजे ये इनसे ICU में मिलने के लिए गए थे, जब उनको ये वहाँ से OT से ICU में शिफ्ट कर दिया था और मे भी शायद थोड़ा बहुत उनको होश आने लगा था। तो वहीं वो बताते हैं कि अभी कभी ऐसे कभी ना देखा था, ना कभी ये था कि घर में कभी किसी की इतनी बड़ी सर्जरी हुई हो, या फिर जो है फिर सुना जरूर था कि हाँ इतनी लंबी लंबी सर्जरी होती है। तो उसके चलते मुझे भी अब बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी कि भाई ये क्यों हो रहा है, कुछ बता नहीं रहे, क्या बात है। तो ऐसे टाइम में मैं समझ सकती हूँ कि घर वाले पे या ख़ास तौर से अपने पार्टनर पर क्या बीतती होगी। वो कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ की तसल्ली है कि ये जो डॉक्टर सोमनाथ हैं, ना केवल उन्होंने डॉक्टर का नाम लिया और ये भी स्पेशल मेंशन किया कि लीवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी करते हैं। एक होता है लीवर के डॉक्टर और एक होता है लीवर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर, के दोनों में फ़र्क होता है। भाई देखो मुझे तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जब उन्होंने ट्रांसप्लांट का नाम लिया तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लिक हुई कि क्या इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है। क्योंकि जिस चीज़ में आपको ये वाली बीमारी होती है तो उसमें अब बाद के लिए भी थोड़ा सा डर रह जाता है
मे भी शायद टिश्यू जो है वो डेवलप हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो जहाँ तक ऐसा लग रहा है तो क्या इन्होंने पूरा का पूरा लीवर ट्रांसप्लांट कराया है, जिससे कि उसके साथ जो भी प्रॉब्लम हो वो सारी की सारी ही जड़ से खत्म हो जाए, क्योंकि वो सारे चेकअप तो हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से श्योर है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये पूरी तरह से श्योर है इस चीज़ के लिए कि बाकी कहीं और जगह उस बीमारी का कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बस उसी ट्यूमर के अंदर अंदर तक ही सीमित थी। वो जो डॉक्टर हैं उनके अंडर में जो डॉक्टर हैं उनका भी उन्होंने नाम लिया है कि उन्होंने मुझसे कहा है, कहते हैं कि आप समझना कि अगर हम बाहर नहीं आए तो आप समझना कि सब सही जा रहा है। ऐसे कौन डॉक्टर बोलता है भाई कि अगर हम बाहर ना आए तो आप समझना सब कुछ सही जा रहा है। अरे ऐसे में तो और ज्यादा फैमिली मेंबर पैनिक हो जाता है कि कुछ भी नहीं बता रहे हैं और इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है क्या। या तो आप बीच में अपडेट भिजवा दो भाई, जो उनके जूनियर्स होते हैं और भी ज़्यादा उनके जो हेल्पर्स होते हैं, वहाँ पे सिस्टर्स होती है, वार्ड बॉय होते हैं, उनसे आप जो है किसी भी चीज़ को कहलवा दो कि ऑपरेशन ठीक जा रहा है, टेंशन ना लें। क्योंकि अगर कोई भी ऑपरेशन माना कि 2 घंटे का था, 4 घंटे का था और उसमें 8 घंटे लग रहे हैं, या 8 घंटे का था उसमें 10 घंटे लग रहे हैं, या 10 घंटे का था उसमें 14 घंटे लग रहे हैं, तो क्या उनको ये नहीं बनता है कि भाई इनकी फैमिली मेम्बर को किसी को भी बाहर खबर करवा दो। अगर कोई हो ऐसा, कोई हार्ट पेशेंट हो, कोई और किसी भी तरह की परेशानी हो, तो वो तो टेंशन में ही जो है ना वो अपने हिसाब किताब बिगाड़ लेगा, अपनी खुद की हालत बिगाड़ लेगा। वहीं वो बताते हैं कि अगर हम बाहर नहीं आए तो आप समझ लेना सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर ऐसे में कि कुछ और डिसीजन लेना पड़ा तो हमें पेशेंट से या पेशेंट के घर वालों से कंसर्न लेना, बिल्कुल कंसर्न लेना पड़ता है। इवन मुझसे भी, एक तो मेरे हस्बैंड से तो साइन कराए थे जब मुझे ऑपरेशन के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन अंदर जाने के बाद उनको अगर कुछ डिसीजन चेंज करना था या इमीडिएट मेरे को ऑपरेशन रोकना था ये देखकर, क्योंकि भाई मेरा 4th ऑपरेशन हो चुके हैं, 4 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं, ये मेरा 5th ऑपरेशन था। मुझे नहीं पता था और उन्हें भी नहीं पता था कि अंदर की कंडीशन क्या है, कितना मामला क्या होता है ना। हर ऑपरेशन के बाद जो है ना स्किन चिपक जाती है, हर स्किन जो है ऐसे हो जाती है कि फिर वो आपको विजिबल क्लियर नहीं दिखता है जिस चीज़ के लिए आपको सर्जरी करनी है। मे बी अगर ना दिखाई देगी तो वो रोकना चाहे तो वो रोक सकते थे इमीडिएट, यानी कि ऑपरेशन नहीं करते और तुरंत ही वही रोक लेते अंदर की कंडीशन कैमरा डालकर चेक करने के बाद। तो वो मुझसे साइन कराए गए बाकायदा जस्ट कुछ सेकंड पहले ही, जब मुझे वो अंदर ओटी में लेकर गए। तो ऐसा ही होता है कि आपको जो है वहाँ पर, और इवन एक डॉक्टर थे तो जिनको मेरा एज ए ब्रदर गारंटर के तौर पर उनके भी साइन लिए थे। तो फैमिली मेंबर से पूछे बिना तो कोई भी डिसीजन वो लेते ही नहीं है, या फिर पेशेंट ऐसे कॉन्शियस में हो कि वो साइन करे और वो अपना जो है अपनी इस चीज़ के लिए इजाज़त दे आपको। तो जब डॉक्टर ने इनको ये बोला कि भाई जो है अगर हम बाहर नहीं आते हैं किसी चीज़ का साइन वगैरह सब कराने के लिए या किसी भी चीज़ को बताने के लिए, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं वो भी चल रहा था कि ऐसा अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब सब चीज़ ठीक जा रही होगी। तो मैं समझ सकती हूँ कि एक इंसान ऐसे टाइम पर कितनी कश्मकश से गुजरता है। ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, नहीं आए हैं तो ठीक है, इसका मतलब ठीक है। तो वो बहुत सारे सवाल इतने सारे गुजरते हैं ना माइंड से कि वो नहीं सोच सकते उस टाइम पर। और इन सारी चीज़ों से जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मैडम की मम्मी उनके पास होंगी और नहीं तो जनाब इन सारी चीज़ों से अकेले ही गुजरे थे और पूरी फैमिली घर पे मस्ती मार रही है भाई। लेकिन फिर भी जो एनेस्थेटिक डॉक्टर थी, डॉक्टर शर्मिला, हर किसी का तो नाम बता रहे हैं भाई, तो लोगों को ये भी लग रहा है कि क्या ये प्रमोशन कर रहे हैं। जरूरत नहीं थी वैसे नाम बताने की, क्योंकि ऐसा है ना अगर किसी को भी पूछना होगा कुछ भी तो आप कभी भी कैसे भी बता सकते हो। और हर हॉस्पिटल में एक इतना बड़ा चार्ट लगा होता है जहां हर डॉक्टर की डिटेल डेजिग्नेशन, उनकी टाइमिंग, उनके ओटी उनका ओटी के दिन, उनके ओपीडी के दिन, सब कुछ लिखा होता है। तो वहीं वो 8 साढ़े 8 के बीच में बाहर आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि सब ठीक जा रहा है और टेंशन मत लेना, इतना प्रोसेस हो गया है और इतना प्रोसेस बाकी का है, तो 2-2.5 घंटे में वो बाहर आ जाएगी और फिर आप जो है देख लेना। तो वहीं वो बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी अच्छी रही, गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी गॉल ब्लैडर स्टोन होता है उसके अंदर, तो उसको ही पूरा रिमूव किया जाता है। और वहीं वो बताते हैं कि लीवर का भी कुछ हिस्सा काटा गया है, क्योंकि जितने दूरी में वो जो भी वो ट्यूमर था वो लगा हुआ था, चिपका हुआ था, उसके साथ जो था उस हिस्से को डेफिनेटली काटना पड़ता है। तो एक तरफ तो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो ट्रांसप्लांट वाला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को फिर ये मतलब अब बताना ना चाह रहे हो कि भाई ट्रांसप्लांट ही करा लिया है पूरा, या मे भी जो ये कह रहे हैं कि भाई जो है, क्योंकि लीवर का हिस्सा, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कट कर देते हैं तो वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही अपनी शेप वापस से ले लेता है, यानी कि गेन हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि उसका हिस्सा काटा हुआ और वो धीरे धीरे करके कुछ टाइम में गेन हो जाएगा। कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो बस कुछ टाइम में है जो है हमें यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा और डीपी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो जो डर था, जो टेंशन थी, जो परेशानी थी वो दूर हो गई है
पूरी तरह से जो है मैडम जो है वो क्योर हो चुकी हैं इस बीमारी से। अब डेफिनेटली देखो ये ओपन सर्जरी हुई होगी, क्योंकि वो इतना बड़ा जो भी ट्यूमर था वो भी निकाला गया है और जो पार्ट है वो भी कट किया गया है, प्लस गॉल ब्लैडर भी निकाला गया है। तो डेफिनेटली ये ओपन सर्जरी है, तो उसमें रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके चलते अगर लेप्रोस्कोपी से होता है तो उसमें थोड़ा सा जो है रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, क्योंकि स्टिचेस थोड़े ऊपर की तरफ जो है वो कम होते हैं। अंदर की तरफ जो आपने काम किया है, डॉक्टर लोगों ने काम किया है, उसमें तो होते ही हैं, लेकिन ऊपर की तरफ वो कम होते हैं, यानी कि कुछ छेद होते हैं जिनकी वजह से कैमरा और उनको जो जो उनके टूल्स हैं वो डाले जाते हैं। जैसे कि मेरा हुआ था, मेरे 4 जगह छेद थे जिससे टूल्स डाले गए थे, कैमरा डाला गया होगा, और अंदर की तरफ जो काम हुआ था वो होते हैं। तो वो तो मेरे को अभी भी उठते बैठते थोड़े थोड़े से दुखते हैं, क्योंकि अब मेरी एंटीबायोटिक तो बंद है, मल्टीविटामिन वगैरह सब चल रही हैं, और अभी मेरी सेमी लिक्विड शुरू हो गई है जो डाइट है। लेकिन सेमी लिक्विड में भी खिचड़ी दलिया ये सब बताया है कि इसको भी बहुत महीन कर यानी कि ग्रेनुअल्स दाने नहीं दिखने चाहिए, बहुत महीन कर खाना है। लेकिन लिक्विड से अब सेमी लिक्विड आ गया है, तो वही सारी चीज़ें मैडम को भी अभी फॉलो करनी पड़ेंगी। पहले लिक्विड पे जैसे वो बता रहे हैं कि 3 दिन तक 2 दिन तक तो कुछ नहीं दिया था, फिर उसके बाद नारियल पानी और हल्की हल्की चीज़ें देते हैं, यानी कि नारियल पानी देते हैं, पानी देते हैं, फिर आपको जो है ना फिर ये दाल का पानी और इस तरह की चीज़ें, मट्ठा छाछ ये सारी चीज़ें, दूध दूध शायद अभी ओपन टाके हैं तो मेरे ख्याल से शायद इनको नहीं बताए होंगे या बता भी दिए होंगे, मुझे नहीं पता। तो वो सारी चीज़ें शुरू होंगी, फिर उसके बाद इनकी सेमी लिक्विड शुरू होगा, जिस तरह से ये चल रहा है, क्योंकि इनका है लीवर से जुड़ा हुआ, और लीवर का काम आपको पता है ऑलरेडी कि क्या है। दूसरा गॉल ब्लैडर भी निकल गया है, सो इनको अब बहुत 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 ज़्यादा सावधानी की जरूरत होगी। ठीक होने के बाद 100% ठीक होने के बावजूद भी इनको बहुत ज़्यादा अपने खान पीन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जो दोनों ऑर्गन है ये दोनों ही हमारी पाचन क्रिया से कनेक्टेड होते हैं। देख लो, अगर आपके लीवर में भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपको जो ना खाने से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं ना उन्हीं के साथ ही प्रॉब्लम शुरू होती है। इंडाइजेशन होता है, लूज मोशन होते हैं, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। और वहीं अगर पित्त की बात की जाए तो पित्त बहुत सारी चीज़ों में इसी तरह से हेल्प करता है, सलाइवा बनाने में, इन सब चीज़ों में, जिसकी वजह से खाना हमारा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैडम को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, और प्लस इनको जो है ना पेंटो एसिड, पेंटॉप वगैरह टाइप की इस टाइप का जो भी जो है उसका मल्टीपल चीज़ों का जो है सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो खाना हमारा शरीर, जो हमारा नॉर्मल शरीर होता है या कह लो किसी इंसान का एक फ्रेश शरीर है, वो खाना पचाने में काम करता है, वो जो गॉल ब्लैडर निकल जाता है ना उनके लिए थोड़ा से एफर्टलेस हो जाता है वो। तो वहीं जनाब ने जो है थैंक यू बोला आप सबका, कि आप सबका दिल से शुक्रिया कि मैंने जो है आपसे कहा, आप सब ने बहुत सारी दुआएं की। और वहीं वो बताते हैं कि हालांकि मैंने स्टोरी डाली थी, वहीं भी मैंने बोल भी दिया था, बता भी दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ व्लॉग में भी सबका शुक्रिया अदा कर देता हूँ, सबको बता देता हूँ कि डीपी ठीक है, रिकवरी कर रही है। और वहीं वो देखो इस बात का भी शुक्रिया अदा करते हुए दिखा रहे हैं बड़े अच्छे पोलाइट तरीके से, कि किसी ने अगर एक बार भी सिंगल टाइम भी मैडम के लिए दुआ करी है तो उसका तहे दिल से शुक्रिया। वही वाली मैं बात कर रही हूँ ना, हम लोग सारे लोग हैं, अब कौन कैसा है ये कौन नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानता, लेकिन कौन अल्लाह के कितने करीब है ये भी नहीं पता। अब लोग किसी को कहते हैं अरे ये कैसा इंसान है, ये तो ना हमें नमाज पढ़ता दिखाई देता, लेकिन हमें क्या पता कि उसके अंदर के अखलाक कैसे हैं और वो अल्लाह को कितना पसंद है। तो कब किसकी दुआ अल्लाह ताला सुन ले ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए बहुत सारे लोगों ने, और मेरी ऑडियंस ने भी, बहुत सारी ऑडियंस ने उनके लिए दुआएं की। सो मैं भी अपनी तरफ से अपनी ऑडियंस को इस बात के लिए शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से बच्चे की माँ को जाना, एक छोटे से बच्चे के लिए ही सही, चाहे वो बाकी मैडम कैसी थी, क्या करती थी, उन सारी चीज़ों को एक तरफ दरकिनार करके एक इंसानियत का सबूत दिया और उनके लिए दुआएं की। वहीं वो बताते हैं कि जितना हम जो है ना रू बेबी के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन रू बेबी जो है अब धीरे धीरे करके एडजस्ट हो गया है। 3 दिन वो अपनी माँ के बिना वहाँ पर रुका, उन्होंने संभाला, मम्मी ने संभाला, अम्मी ने संभाला, प्लस उन्होंने नाम लिया नान का, कि नान ने उसको संभाला, और संभालते संभालते भाई वो खुद बीमार हो गया और वो खुद से हॉस्पिटलाइज हो गया। लेकिन क्या आपको एक बार भी क्या चालू की स्टोरी से, चालू की हरकत से ये सब पता लगा कि वो भी बीमार है, या उसके लिए दुआ करना ऐसे ऐसे करके वो हॉस्पिटलाइज है, जबकि वो भी 2 से 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, जो कि जनाब ने अभी बताया। अब चाहे उसको इन्फेक्शन हो गया हो या कुछ भी हो गया हो, हॉस्पिटलाइज होना कोई पिकनिक मनाने जाना तो नहीं है कि जिसके लिए आप जो है परवाह ना करो। तो अब ये सारे लोग कहाँ सो गए थे, पूरा खानदान कहाँ सो गया था ये सारा का सारा। अच्छा भाई, जो चालू का हमने रिसेंट व्लॉग देखा 4 से 5 दिन का, उस व्लॉग में भी नान का कोई भी जिक्र नहीं था, कोई भी। क्या उस टाइम तक नान जो है एडमिट नहीं हुआ था?
या उसके बाद एडमिट हुआ था। व्लॉग पहले का ही आया हुआ है, लेकिन कम से कम एक स्टोरी लगाकर तो बोल सकती है कि नान ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में है या एडमिट है, उसके लिए दुआ कर लेना, भाभी के लिए दुआ कर लेना। उसे तो ना भाई किसी से भी वाकई में कोई मतलब है ही नहीं, दिखता तो यही है उसकी हरकतों से। और उसको ये भी पता था कि जब भी भाई का व्लॉग आएगा और भाई अपडेट देंगे, डेफिनेटली वो नान के बारे में बताएंगे। हो सकता है कि मैं ट्रोल ना हो जाऊं, मैं इन लफड़ों में ना पड़ जाऊं, या मैं लोगों के सवालों के घेरे में ना आ जाऊं, इसके चलते हो सकता है उसने अगला व्लॉग ना डाला हो, जिस व्लॉग का लोगों को इंतजार था कि भाई के 3 दिन पहले अपडेट देने के बाद कि वो ठीक है और उसकी सर्जरी ठीक हो गई है, उसके बाद भी चालू ने व्लॉग क्यों नहीं डाला, जो कि लोगों ने अंदाजा लगाया भी था, क्योंकि उसी दौरान नान भी एडमिट हो गया था। तो अभी तो जो है भाई भाभी के लिए ही बातें सुनने को मिल रही है कि इसे किसी से कोई लगाव नहीं है, फिर नान के लिए बातें सुनने के लिए मिल जाती, तो इस वजह से इसने व्लॉग भी नहीं डाला था। ये थी असली वजह। और वहीं मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि भाई एक बात बताओ, अगर जनाब अपने मुंह से सिर्फ बोलते कि नान जो है वो 3 से 4 दिन वो एडमिट था या 2 से 3 दिन वो एडमिट था और उसको प्रॉब्लम हो गई थी, तो क्या लोग यकीन नहीं करते? बिल्कुल करते। लेकिन उसका अस्पताल में एडमिट वो हुआ है, वहाँ पे बेड पे लेटा हुआ है, उसका फोटो लगाने की क्या जरूरत थी? नहीं थी कोई ज़रूरत। कहते हैं उसको पेट में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, पेट में दर्द हुआ था, तो हमें ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको भी अपेंडिक्स ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जनाब का हो चुका है अपेंडिक्स का ऑपरेशन। वो भी 3-4 दिन के लिए एडमिट था और फिर भी उसके बाद इन्होंने भी नहीं एक सिंगल स्टोरी भी नहीं लगाई उसके लिए। अरे भाई, जब मैडम का ऑपरेशन हो चुका था, मैडम की अपडेट तुमने दे दी थी, उसी में अपडेट डाल दी होती, क्योंकि वो भी सोमवार को मैडम भी एडमिट हुई है और वो भी सोमवार को एडमिट हुआ है, तो कोई बात नहीं, मंगलवार को अपडेट लगा दी होती या फिर चालू ने अपडेट लगा दी होती, किसी को भी कोई मतलब नहीं था। अब वो इन्फेक्शन में था या कैसे भी था, कुछ सीरियस होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी तो वो 4 दिन हॉस्पिटल में रुका, वरना 1 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखकर भी उसको भेजा जा सकता था। यह हॉस्पिटल वाले जानबूझकर इनको ज्यादा दिन के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये आराम से अफोर्ड कर लेंगे। और बार बार इमोशनली कार्ड खेलते हुए जनाब जो इस बात को बोल रहे हैं ना, हाँ मगर इस बार मैं नहीं जा पाऊंगा ईद पर। भाई जाओ ना, किसने कहा है? घर में माशाल्लाह से इतने सारे लोग हैं, 2-4 घंटे के लिए कोई और आके बड़े आराम से रुक जाए। आप 1-2 घंटे के लिए घर जा सकते हो। ईद पर सेवैयाँ जो भी कुछ बना है, ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ नहीं बना होगा, तो वो सब जो है वो अपना खा पी के फ्रेश होके फिर वापस से आ जाओ। पर लगता नहीं कि इनकी फैमिली में कोई ऐसी तरह का कोई समझदार बंदा है या कोई समझदार इंसान है जो ऐसे कहेंगे कोई बात नहीं, अम्मी रुक सकती हैं, मम्मी रुक सकती हैं, खालाएं रुक सकती हैं। जब हॉस्पिटल में पिज़्ज़ा रुक सकती है तो यहाँ नहीं रुक सकती? कौन सा यहाँ पे भागा दौड़ी करनी है? अब तो मैडम खूब घूम फिर भी रही हैं, चल फिर भी रही हैं, बोल रही हैं, बतला रही हैं। अगर किसी चीज़ की और ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत होगी या और ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत होगी तो मैडम होंगी ना उसे गाइड करने के लिए। और नान की तबीयत ठीक हो गई है तो नान भी आ सकता है। एनीवे, इनके तो भाई ये सब चीज़ें चलते रहते हैं। कुछ अपडेट थी आपके साथ शेयर करनी थी, और जनाब का ऑब्वियसली व्लॉग आ गया था तो रिव्यू तो बनता ही था। वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नई अपडेट के साथ। हो सकता है चालू आज व्लॉग डाल दे, क्योंकि अब तो नान घर आ गया है, मैडम भी जो है अपने रूम में शिफ्ट हो गई हैं। चलिए तो मैं चलती हूँ और सबको एक बार फिर से सबको ईद मुबारक।